हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो कुछ ही दिनों में RTMNU बीकॉम के ऑफलाइन MCQ एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और उसके लिए अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम 6 सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, यही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, ऐसा नहीं है। कुछ और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो आपको पढ़ के ही जाना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला यूनिट है हमारा अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो इसमें सबसे पहले आपको होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, इन दोनों के मीनिंग ध्यान में रखना है। होल्डिंग कंपनी यानी कि ऐसी कंपनी जिसने एक दूसरे कंपनी का 50% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल अपने पास रखा है, तो उसे होल्डिंग कंपनी कहेंगे। और सब्सिडरी कंपनी यानी क्या, ऐसी कंपनी जिसका 50% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल किसी और कंपनी ने होल्ड करके रखा है, तो ऐसी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। अब सब्सिडरी कंपनी में भी दो टाइप्स होते हैं, होल्ली ओन्ड और पार्टली ओन्ड। पार्टली ओन्ड यानी कि जो कुछ हिस्सा यानी 50% या 50 से ज़्यादा, थोड़ा बहुत जितना है उतना, अगर सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल किसी दूसरे कंपनी ने होल्ड किया है तो वो पार्टली ओन्ड है। बट अगर पूरा का पूरा यानी 100% इक्विटी शेयर कैपिटल किसी और कंपनी ने ओन करके रखा है, तो ऐसे केस में वो होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। तो ये सारे मीनिंग आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व के बारे में पूछा जा सकता है। गुडविल यानी कि क्या, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस पेरेंट शेयर इन इक्विटी ऑफ द सब्सिडरी। और वही कैपिटल रिजर्व यानी क्या, पेरेंट्स शेयर इन द इक्विटी ऑफ द सब्सिडरी माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसके बारे में पूछा जा सकता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट यानी क्या, जो कि बचा हुआ इक्विटी कैपिटल होता है सब्सिडरी का, उसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोला जाएगा। यानी कि जैसे एक सब्सिडरी कंपनी है, उसका 51% किसी होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर करके रखा है, तो बचा हुआ जितना भी पोर्शन है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाता है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहाँ पे आपको बताया गया है कि ये सब्सिडरी कंपनी है, इसके इतने शेयर्स हैं। जैसे कि एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके 5000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ ईच। अब उसमें से होल्डिंग कंपनी ने 80% एक्वायर कर रखा है, तो अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हुआ। या फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दिया होगा, आपको प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए। इसी तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। खासकर माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे मुझे लगता है कि क्वेश्चन आएगा ही ज़रूर। आपको डिटेल में इसका अगर इन डेप्थ वीडियो चाहिए हो तो इसका रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम में इस चैप्टर में क्या इंक्लूड किया गया है, सिर्फ इंश्योरेंस ऐसे रिस्क के लिए जो कि फायर के वजह से जो रिस्क होता है उसी का रिस्क यहाँ पे कवर किया गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो पहला तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम किस लिए बनाते हैं, क्योंकि हमें जिस दिन आग लगी है उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक है अवेलेबल, ये हमको जानने के लिए हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इसमें से आपको थ्योरी में और ये भी आ सकता है, इंश्योरर क्या है, इंश्योर्ड क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, ये सारों की मीनिंग भी आपको पता रहना चाहिए। इंश्योरर यानी कि ऐसी कंपनी जो इंश्योरेंस दे रही है, ऐसी पार्टी जो इंश्योरेंस दे रही है उसे इंश्योरर बोलेंगे। इंश्योर्ड यानी कि जिसका इंश्योरेंस कराया जा रहा है। इंश्योर्ड यानी कि ऐसा बिजनेस जो कि अपना इंश्योरेंस करा रहा है, तो उसे इंश्योर्ड कहा जाएगा। यानी जिसका भी इंश्योरेंस हो रहा है वो इंश्योर्ड है, और जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरर है। और ये दोनों पार्टी यानी इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जो डिटेल्ड एग्रीमेंट हो रहा है वो इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, तो इस केस में आपको ऐसा दिया होगा कि आपके पास जिस दिन आग लगी उस दिन कितना स्टॉक अवेलेबल था और आपका सैल्वेज वैल्यू कितना है। अब आपको अगर स्टॉक निकालना है तो आप क्या करोगे,
आपको लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है, तो आप क्या करोगे, जितना भी आपको आग लगी उस दिन जितना भी स्टॉक अवेलेबल था उसमें से आप सैल्वेज वैल्यू माइनस कर दोगे, तो आपके पास लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। अगर आपको जिस दिन आग लगी है उस दिन कितना स्टॉक अवेलेबल था ये दिया है, तो फिर आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको वो नहीं दिया है तो इस केस में आपको पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा लास्ट ईयर का, उसमें से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, उसमें से हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। और इसके बाद आप इसी को यूज़ करके एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना वैल्यू ऑफ स्टॉक अवेलेबल था। जिस दिन आग लगी उस दिन कितना स्टॉक अवेलेबल था, और फिर आप ये प्रोसेस करोगे, यानी जिस दिन आग लगी उस दिन जितना स्टॉक अवेलेबल था उसमें से सैल्वेज्ड वैल्यू माइनस करके फिर लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करोगे। और अब आपको अगर अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करने बोला जा रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। इसका भी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे रखी है। इसके बाद हमारा यूनिट 3 आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपको पूछा जा सकता है कि कौन से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो हम इस चैप्टर में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, फिक्स्ड डिपॉजिट, इस तरीके के जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उन्हें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट्स यानी कि ऐसी असेट्स जिसको कंपनी या फिर एंटरप्राइज इसीलिए हेल्ड करती है, इसीलिए उस असेट को अपने पास रखती है ताकि वो उस पे से कुछ अर्निंग हो सके, उस पे उन्हें रिटर्न मिल सके, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, ये सारे चीज़ों के ज़रिए वो कुछ कमा सके। तो इसीलिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंटरप्राइज रखती है अपने पास। इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि इस पे भी आपको थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आपको ये पूछा जा सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी जो भी इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होती है उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अब करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, करंट इन्वेस्टमेंट यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक के लिए होल्ड की जाती है, उन्हें करंट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फिक्स्ड रिटर्न यील्डिंग इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपको फिक्स रिटर्न दे रही हो। फिर वेरिएबल रिटर्न यील्डिंग इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिस पे रिटर्न आपका वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। फिर है टेंजिबल इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो हमें नहीं दिखती। इसमें आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए बोला जा सकता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए बोला जा सकता है, जैसे कि अगर वो कम इंटरेस्ट प्राइस पे है तो कैसे उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगा, और अगर वो एक्स इंटरेस्ट पे है तो उसका कैसे निकलेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई डिबेंचर ख़रीदा है कम इंटरेस्ट प्राइस पे, तो उसमें क्या होगा कि उसका फॉर्मूला रहेगा कि जो भी कम इंटरेस्ट प्राइस ऑफ डिबेंचर है उसमें से हम इंटरेस्ट जितना भी एक्सपायर्ड पीरियड है उसके लिए जितना इंटरेस्ट है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। वैसे ही अगर डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे रहा तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही होता है जो डिबेंचर का एक्स इंटरेस्ट प्राइस होता है, यानी इसमें से आपको इंटरेस्ट माइनस नहीं करना पड़ता है। वैसे ही अगर इक्विटी शेयर है वो अगर कम डिविडेंड प्राइस पे ख़रीदा गया है तो फिर उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस तरीके से निकालते हैं, कम डिविडेंड प्राइस माइनस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। इस तरीके से इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला जाता है। और अगर इक्विटी शेयर्स एक्स डिविडेंड प्राइस पे ख़रीदे गए हैं तो फिर उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही होता है जो उसका एक्स डिविडेंड प्राइस है, इसमें हम डिविडेंड माइनस नहीं करते हैं। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर के वक्त भी प्रेफरेंस शेयर अगर कम डिविडेंड प्राइस में ख़रीदा गया है तो फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला रहेगा कम डिविडेंड प्राइस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर एक्सपायर्ड पीरियड। और अगर प्रेफरेंस शेयर एक्स डिविडेंड प्राइस पे लिया गया है तो उसका एक्विजिशन वही रहेगा जो उसका एक्स डिविडेंड प्राइस है, इसमें हम डिविडेंड माइनस नहीं करते।
और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर हमने 100 शेयर्स जनवरी में परचेज़ किए 125 रुपीज़ ईच के, फिर फरवरी में हमने 300 शेयर्स परचेज़ किए 130 रुपीज़ के, फिर मार्च में हमने 200 शेयर्स परचेज़ किए 100 रुपीज़ के। तो अब इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर महीने के जितने भी शेयर्स हमने परचेज़ किए हैं उसका सबका पहले टोटल करना पड़ेगा। यानी कि हमने जनवरी में 100 शेयर्स लिए थे 125 ईच के, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 125 यानी कि 12,500। फिर फरवरी में हमने 300 शेयर्स परचेज़ किए थे 130 रुपीज़ ईच के, तो 130 मल्टीप्लाइड बाय 300 यानी 39,000। फिर मार्च में हमने 200 शेयर्स परचेज़ किए थे 100 रुपीज़ ईच के, यानी कि 20,000। अब इन सारों को हम प्लस करेंगे, यानी जनवरी फरवरी मार्च के सारे टोटल को हमको प्लस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 71,500। और हमने टोटल शेयर्स कितने लिए थे, यानी जनवरी में 100, फेब में 300, मार्च में 200, यानी कि टोटल हमने 600 शेयर्स परचेज़ किए थे। तो अब हमें 71,500 डिवाइडेड बाय 600 कर देना है। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो रहेगा हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका भी रिवीजन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। लास्ट यूनिट है हमारा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो क्या होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। सेल्स रेशियो यानी कि क्या, तो जितना भी हमारा सेल हुआ है पूरे साल में उसे हम डिवाइड कर देंगे प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। तो उस सेल का जो भी रेशियो आएगा उसे हम सेल्स रेशियो बोलते हैं। वही टाइम रेशियो यानी क्या, तो प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के बीच में जो समय है, यानी कि जैसे अगर पूरा 12 मंथ का एक साल होता है तो उसमें हमारा इनकॉर्पोरेशन अगर हमारा जनवरी से दिसंबर का साल है और उसमें हमारा इनकॉर्पोरेशन अप्रैल में हुआ है, 1 अप्रैल को हुआ है, तो यानी कि हमारा टाइम रेशियो किस तरीके से बनेगा, प्री इनकॉर्पोरेशन कितना हो जाएगा, अप्रैल से पहले का साल, अप्रैल से पहले का पीरियड यानी कि जनवरी फरवरी और मार्च यानी कि 3 महीने, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा बाकी का बचा हुआ साल यानी कि 9 महीने। तो 3:9 हमारा टाइम रेशियो आ जाएगा इस केस में। प्री इनकॉर्पोरेशन यानी क्या होता है, यानी जिस दिन से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उस दिन से जब तक इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हो रहा है उस दिन तक के टाइम को प्री इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन यानी जिस दिन से इनकॉर्पोरेशन हुआ है उस दिन से फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग तक हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। आपको कुछ एक्सपेंसेस भी दिए जा सकते हैं, उसे आपको बताना पड़ सकता है कि ये कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, कौन से रेशियो में अलोकेट किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स रेशियो में अलोकेट किया जाता है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो आप टाइम रेशियो में अलोकेट करते हो, जैसे कि रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। और वेरिएबल एक्सपेंसेस जो होते हैं उसे आप सेल्स रेशियो में डिवाइड करते हो। और जो भी की पर्सनल के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि पार्टनर की सैलरी हो गया या डायरेक्टर सैलरी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिबेंचर के इंटरेस्ट, जो भी हमारे की पर्सनल के खर्चे होते हैं उन्हें हम डिवाइड नहीं करते हैं, उन्हें हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही रखते हैं। तो इस लेसन में आपको सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो निकालना देख लेना है, ताकि अगर आपको पूछा जाए कि इसका सेल्स रेशियो कितना बनता है या टाइम रेशियो कितना बनता है तो वो आपको निकालते आना चाहिए। फिर आपको ये भी ध्यान में रख लेना है कि कौन सी चीज़ कौन से रेशियो में अलोकेट की जाती है। और ऐसा मुझे लग रहा है कि इस बार आपको पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में आपको सब गिवन होगा कि कितना सेल हुआ था प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और उसके हिसाब से आपको सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो निकाल कर फिर आपको उसके एक्सपेंस को अलोकेट करने के लिए बोला जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप वो जाके देख सकते हैं। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से MCQ पूछे जा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर यही क्वेश्चंस आएंगे,
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत स्कोप होता है क्वेश्चंस बनाने का। एमसीक्यू रहे तो बहुत स्कोप होता है क्वेश्चंस बनाने का। अगर नॉर्मल हमारे थ्योरी एग्ज़ाम होती ना तो उसमें थोड़ा स्कोप कम हो जाता है, बट यहाँ पे एमसीक्यू के वक्त स्कोप बहुत बढ़ जाता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए आपको हर तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखनी है, बट ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो ज़रूर से करके जाना है, उसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके पेपर्स के लिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।